नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग कर रहे हैं पीवाईक्यू टेस्ट। और ये पीवाईक्यू टेस्ट उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगर लगातार 40 दिन तक अगर ये सारे टेस्ट देते हैं तो इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही शालीनता से, बहुत ही धैर्यता के साथ इन सभी टेस्ट को लगाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे जो टेस्ट में जो सवाल हैं ये बहुत बार पूछे गए हैं और ये सभी सवाल प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं और यहाँ टेस्ट में सम्मिलित किए गए हैं। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं आने की संभावना जिनकी बहुत प्रबल होती है वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये डेली टेस्ट 5 बजे चलता है। कितने बजे? 5 बजे आपका टेस्ट चलता है। 5 से 5:15 पर क्लास आपकी चालू हो जाती है और आप सभी जुड़ा करिए 5 बजे। ठीक है, अगर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करनी है, और बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि इतने कम समय में तैयारी कैसे होगी, तो नहीं हो सकती है, ये बिल्कुल सच्चाई है। तैयारी हो ही नहीं सकती है। तो आपके पास एक रास्ता है, वो है ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने का, ज़्यादा से ज़्यादा मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ने का। तो मिसलेनियस क्वेश्चन पर ध्यान देने से अच्छा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट को दें, और उससे अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है। कहीं ना कहीं आपके वो सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं इन मॉक टेस्ट में। जब आप सिलेबस कवर करते हो तो ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन मॉक टेस्ट देने पे आपका कम समय में अच्छी तैयारी हो सकती है, मेरा ऐसा मानना है। चलिए, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथ को। ये पीवाईक्यू टेस्ट 5 है, जिसमें हम लोग हिंदी और मैथ के क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। और हम लगभग 100 नंबर को कवर करते हैं। कितने नंबर को? 100 अंकों की तैयारी को हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग, हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और जो आपके साथी हैं उन तक आप वीडियो को क्या करना है, शेयर कर देना, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें वैसी ही है जैसे आप क्लास में जुड़ते हैं तो आपको करनी होती हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने, बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है, लगभग लगभग हर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। और इसमें क्वेश्चन में आप गलती जानते हो क्या करते हो? गलती आप कर देते हो कि इसमें बहुत सारा आप एक्स मानते हो, वाई मानते हो, कुछ भी मानते हो, तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। आप समझो, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने को कहा गया। जो सही चीज है वो इधर लिख लो, जो गलत चीज है वो इधर लिखो। कहा क्या गया कि 5/3 से भैया गुणा कर दो। कहा गया 5/3 से गुणा कर दो, लेकिन उसके स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया। लेकिन एक व्यक्ति ने गलती कर दी। गलत चीज के नीचे क्या गलती की? उसने 3/5 से गुणा कर दिया। उसे कहा गया था कि 5/3 से गुणा करो, लेकिन उसने क्या किया? 3/5 से गुणा कर दिया। और जैसे ही 3/5 से गुणा किया, ये गलती हो गई। तो गलती कह रहे हैं कि जो परिकलन करो, परिकलन में कितनी गलती हुई है वो परसेंट में बताओ, प्रतिशत में बताओ। तो आप तुरंत जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप उसको रेशियो बना लो। रेशियो बनाने के साथ साथ आप क्या करोगे, जब रेशियो बन जाएगा तो ये 5 कहाँ चला जाएगा? 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई 5 से, और 3 का 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 का 5 से गुणा करोगे तो 5 25, और 3 का 3 से करोगे तो 3 तरफ को 9। सही 25 था, गुणा 9 से कर दिया। यानी कितने की गलती हो रही है? तो 25 में 9 अगर हटाओगे तो 16 की गलती हो रही है। 25 से कितने कम की गलती कर रहा है भाई? 16 की गलती कर रहा है। 25 की गलती, 25 सही था लेकिन उसने 9 से गुणा कर दिया। 25 से करता सही था, तो 16 की गलती हो रही है। अब ये 16 की गलती किस पर हो रही है? तो आप कहोगे सर जी 16 की गलती 25 पर हो रही है। किस पर हो रही है? 16 की गलती 25 पर हो रही है। तो 25 के ऊपर कितने की गलती कर रहा है बेटा? 16 की गलती कर रहा है। 25 के ऊपर कितने की गलती हो रही है? 16 की गलती हो रही है। परसेंट में पूछा है तो इंटू 100% करके आप आंसर दे दो और फटाक से आगे बढ़ जाओ। फटाक से 25 से 100 को काट दिया, 25 चक्को 100, और 16 इंटू 4 किया तो 16 चक्को कितना आ गया? 64% की गलती थी। भाई क्या गलती थी? कितने परसेंट की गलती थी? 64% की गलती थी। यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। बाल किशन पटेल सर जी, मेरा नाम ले लीजिए, ले लिया आपका नाम, और सभी को गुड इवनिंग, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और आप सभी ये टेस्ट जरूर दिया करो यार, बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है।
सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। सी और बी की बात की जा रही है पहली लाइन में। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। ध्यान दो, अगर बी की आय को छुपा दें तो सी की आय 20% अधिक है। हमको पता चल गया सी की आय 20% अधिक है, तो 20% अधिक होने के लिए हमने 120 ले लिया और इसको ले लिया कितना, 100। बी की आय 100, ये फुल है 100, और 100 से 20 अधिक है 120 अधिक है। परसेंट हमेशा 100 पर चलता है, ठीक है। और बी की आय ए की आय, अब बी की आय ए की आय से कंपेरिजन हो रहा है, बी और ए की आय का कंपेरिजन हो रहा है। अब कह रहे हैं बी की आय ए की आय से 25% क्या है बेटा, अधिक है। इस बार अगर ए की आय को छुपा दें, ए की आय को छुपा दें तो ये क्या कह रहे हैं, बी की आय 25% क्या है, अधिक है। अब बी की आय 25% अधिक है तो आप कहोगे इसको 125 कर दोगे, और इस बार ए से कर रहे हैं तो ए को 100 ले लोगे, क्योंकि इस बार बी की आय 25% अधिक है ना, तो बी की 125, ए की कितनी हो गई, 100 हो गई। आपको रेशियो बनाना है बच्चे, एक ये रेशियो था, एक ये रेशियो था, ठीक है। तो अगर 4 से काट दे, 4 से काट दे तो ये कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 25, और 4 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 30, ठीक है। यहां पर कोशिश कर रहे हैं हम, यहां पर क्या आ जाए, 25 आ जाए, और यहां पर भी 25 लाने के लिए हम किससे काट दें भाई, ध्यान देना है 25 ही बना लो, क्योंकि बी फिर गुणा नहीं करना पड़ेगा, कंबाइंड रेशियो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना पड़ेगा अगर बी की वैल्यू ऊपर और नीचे सेम आ गई। हालांकि अभी भी कट रहा है, ठीक है, 30 और 25 5 से कट सकता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ 25 बना लें। तो 25 क्योंकि नीचे वाला भी बन सकता है, तो इसको भी काट लो। किससे काट दें, 5 से काट दें, 25 पंचे 125, और 5 से इसको काट दिया तो कितना आ गया, 20। तो हमारा एक रेशियो बन गया है, सी 30 और बी 25, ए कितना हो गया, 20, यानी सी 30 हो गया और बी हो गया 25 और ए हो गया बेटा कितना, 20। ए कितना हो गया, 20। हालांकि 5 से कट रहा है, 5 से काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 से काट भी सकते हो। तो हम 5 से अगर काटेंगे तो 5 छक्का 30, 5 25 और 5 चक्को 20, 654। अब क्या पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं सी की आय, तो सी की आय कौन सी है, उस पर गोला हम करेंगे। सी की आय, तो सी की आय कौन सी है बेटा, 6 है। सी की आय गोला कर दिया। ए की आय से इसको भी गोला करो, ए की आय से, तो ए की आय कौन सी है बेटा, 4 है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो भाई एक सी की आय अधिक कितना है, आप कहोगे 4 से 6 कितना अधिक है, 2 अधिक है। ये 2 किस पर अधिक है, 6 पर तो अधिक है नहीं, तो आप कहोगे 4 पर अधिक है। ये 2 किस पर अधिक है, तो आप कहोगे 4 पर अधिक है, तो 2 अधिक किस पर है सर जी, 4 के ऊपर। 4 के ऊपर ही तो ये 2 अधिक है, तभी तो 6 हुआ। 4 के ऊपर 2 अधिक है इंटू 100%। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। 2 से इसको काटा, 2 दूना 4, और 2 से 100 को काट दिया, आंसर आ गया 50% अधिक है। कितना अधिक है बेटा, 50%, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यहां पर कृष्णा, अमित, कपिल, आरती, काजल, विकास, ये सब लोग बच्चे जुड़े हुए हैं, सिंटू जुड़े हुए हैं, राजन ठाकुर जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, यदि 2 वृत्तों की परिधियां ए अनुपात बी के अनुपात में है, वृत्तों की परिधियां हैं, आपको यहां पर परिधियां कह दें, देखो आपको परिधियां कह दें, परिधि का रेशियो दे दें, ठीक है, परिधि का रेशियो दे दें, या दे दें, या दे दें त्रिज्या का रेशियो दे दें, या दे दें त्रिज्या का रेशियो दे दें, या दे दें डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, व्यास होता है, व्यास का अनुपात दे दे। आपको परिधि का दे दे, त्रिज्या का दे दे, व्यास का रेशियो दे दे, और अगर क्षेत्रफल का रेशियो आपसे पूछा जाए तो केवल आप स्क्वायर करोगे। जैसे ये परिधि का रेशियो दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, ए अनुपात बी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बच्चे, ए अनुपात बी दे रहे हैं। ये त्रिज्या का भी अगर ए अनुपात देते, क्षेत्रफल पूछते तो स्क्वायर करना पड़ता। व्यास का भी अगर ए अनुपात देते और क्षेत्रफल पूछते तो स्क्वायर करना पड़ता। तो वो क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहे हैं, तो आप तुरंत क्या करोगे, सर जी ए का स्क्वायर कर दो तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर कर दो बेटा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कि क्षेत्रफल का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। बात समझ लेना, वो चाहे परिधि का रेशियो हो, वो चाहे त्रिज्या का रेशियो हो, रेडियस का रेशियो हो, और वो चाहे डायमीटर व्यास का रेशियो हो, या सरकमफ्रेंस का हो, परिधि का हो, आपको एरिया का रेशियो पूछेगा तो स्क्वायर करना ही है। बिल्कुल दिमाग में डाल लो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है,
3 की पावर x प्लस 8, 3 की पावर x प्लस 8 बराबर, ये 27 है ना बेटा, 27 को क्या लिख सकते हो बोलो, 27 को क्या लिख सकते हो? तो 27 को लिखा जा सकता है सर 3 की पावर 3। कौन कौन जानता है 3 की पावर 3 को 27 कहते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्रिक को 9 और 9 त्रिक 27, यानी 27 की जगह हम केवल 3 की पावर क्या लिख रहे हैं? 3 की पावर 3 लिख रहे हैं और ब्रैकेट लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पावर भी है इसकी, कितनी है? 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 है। बेटा ध्यान से समझना इसको, 3 की पावर x प्लस, ये जैसे था वैसे ही नोट कर लिया, बराबर लगा दिया। अब ये अगर ब्रैकेट हटाएंगे ना बेटा, ये वाला ब्रैकेट, तो इनटू हो जाएगा, पावर से पावर का गुणा हो जाएगा, यानी 3 का गुणा 2x से और 3 का गुणा 1 से। तो 3 की पावर 3 का गुणा 2x से, 3 दूना 6x और प्लस 3 का गुणा 1 से भी कर दो, 3 इक्के 3। अब बेटा एक चीज आपको समझ में आ गई कि भैया बेस हो गया सेम, बेस क्या हो गया? सेम हो गया, आधार सेम हो गया, 3 यहां पर भी 3 यहां भी कट गया। अब अगर आधार सेम है तो x प्लस 8 बराबर ये हो गया, तो x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3, 6x प्लस 3। इधर गया तो भैया x इधर आया तो 5x, और 8 अगर इधर गया तो कितना आ गया? 5, और 5 से 5 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई बच्चे, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। यहां पर बच्चे जुड़ चुके हैं, काजल, कृष्णा, शिवानी, राजन, उष्मा, आरती, आरन चौधरी, शिंटू। चलो वही बच्चे हैं, आओ फिर से देखते हैं, कोशिश करते हैं कि आप लोग जान तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर किया करो, क्योंकि यहां रिवीजन हो रहा है और आपको यही सवाल देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में। ठीक है, चलो आप बताते जाओ। क्यूब रूट 8 यानी 8 किसका क्यूब है? बोलो 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है, यानी क्यूब रूट 8 की वैल्यू कितनी आएगी? 2। स्क्वायर रूट 16, 16 किसका स्क्वायर है बेटा? तो 16 स्क्वायर है बेटा 4 का, भागित लगा दो, भागित लगा दो। 100 किसका, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है, 100 किसका स्क्वायर है? तो 100 स्क्वायर है बेटा 10 का, और 49 किसका स्क्वायर है? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है तो स्क्वायर है किसका बेटा? 7 का, इनटू इस बार क्यूब रूट है, क्यूब रूट 125, तो 125 किसका क्यूब है? तो सर जी 5 का क्यूब है, 5 25 पंचे 125। अब एक चीज समझना, केवल एक यहां पर भागित हमें डिस्टर्ब करता है, ये वाला साइन, ये वाले साइन को अगर इनटू चेंज करोगे तो जस्ट बगल वाला ही केवल चेंज होगा बेटा। हमने अगर इसको भागित को इनटू बनाना है तो जस्ट बगल वाला इसका क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी? इनवर्स, जस्ट बगल वाली। तो हम लिख लेते हैं 2/4, इसको इनटू बनाया हमने तो जस्ट बगल वाली 10/7 थी, वो 7 क्या हो गई? 10 हो गई, और इनटू फिर कर दिया कितना? 5। उसको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, वो जैसी लिखी है वैसी लिखी रहने दो। ठीक है, तो 5 से इसको काटा, 5 दूना 10, और 2 से इसको काट दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया? 7/4 भैया। आंसर कितना आ गया? 7/4 आ गया है, और 7/4 को हम लोग क्या कहते हैं? बी ऑप्शन। 4 इक्के 4 3 7, अगर इसको सही बटे में लिखा जाए तो 4 इक्के 4, और बचा कितना? 3, और 3 बटे कितना? 4, एक सही 3/4, एक सही 3/4। ठीक है, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, एक व्यापारी ने 1 दर्जन साइकिलें इतने रुपए में खरीदी है। ठीक है, 1 दर्जन साइकिल है भाई, एक व्यापारी ने 1 दर्जन, 1 दर्जन का मतलब क्या होता है? 1 दर्जन का मतलब होता है 12 साइकिलें। 1 दर्जन मतलब 12 साइकिलें होती है बच्चे। 12 साइकिलें उसने 8,880 रुपए में खरीदी है, और प्रति साइकिल का मतलब होता है भैया एक साइकिल। एक साइकिल उसने 888 रुपए में बेची है, 888 रुपए में बेची है। अगर आप चाहते हो यहीं से आप निकाल लो, अगर 12 साइकिलें 8,880 की हैं, अगर 12 साइकिलें 8,880 की हैं, तो एक साइकिल बताओ कितने की पड़ रही है? तो हम ऐसे ही कहेंगे ना, अगर 12 साइकिल, 12 मतलब 1 दर्जन मतलब 12 साइकिल कितने की पड़ रही है बच्चे? 12 साइकिल अगर 8880 की हैं, तो एक साइकिल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस 12 से काट देंगे, इसको काटो, 12 सत्ते 84, 4 बरचौक 48, 740 की पड़ेगी। एक साइकिल बच्चे कितने की पड़ेगी? एक साइकिल पड़ेगी कितने की? 740 की। अच्छा, 740 की साइकिल है और बेच कितने की रहे? 888 की बेच रहे हैं। कितने की बेच रहे हैं? 888 की बेच रहे हैं।
बोलो प्रॉफिट है। ये भाई 740 की पड़ी है, खरीदी है, और जब बेची है ना तो एसपी कितने की हो गई, 888 की हो गई। प्रॉफिट बताओ, 740 की चीज अगर 888 की बेचोगे तो प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है, तो आप कहोगे 888 में 740 घटा दो, 8 में 0 गए 8, और 8 में 4 गया 4, और 148 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है, 148 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम कहेंगे ये जो 148 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ये 148 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, वो किस पे हो रहा है, वो 740 रुपए पर हो रहा है। ये 148 रुपए मुझे ज्यादा मिल रहे हैं, किस पर मिल रहे हैं, तो 740 पर मिल रहे हैं। तो 740 के ऊपर हमने 148 रुपए लिख दिया, क्योंकि 740 के ऊपर ही मुझे 148 मिले हैं, तो 740 के ऊपर ही 148 लिख दिया, इंटू 100%, इंटू 100%। और हमारा आंसर यहां से क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 74 दूना 148, आंसर आ चुका है 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट, 20% क्या हो जाएगा बेटा, 20% प्रॉफिट आ जाएगा। इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर है वो बी फॉर बॉय वाला हो गया ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जब भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आ जाए जिसमें हम जानते हैं एक संख्या 3.7 दी है जिसको हम a मान लें, एक संख्या 1.3 दी है जिसको हम b मान लें, तो ये फार्मूला जानते हो क्या बनना है, a क्यूब प्लस b क्यूब का बनना है। जब भी इस फॉर्मेट में आ जाए तो जरूर नीचे जानते हो क्या देते हैं, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर देते हैं। और अगर ये फॉर्मेट आ जाए तो आपका आंसर a प्लस बी हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, a प्लस बी, यानी यहां पर आंसर क्या होगा 3.7 और प्लस 1.3 ही होगा हमेशा। तो इन क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, हमारा आंसर क्या होता है, केवल इतना होता है, क्या इतना, 3.7 प्लस 1.3। बोलो कितना होगा, जोड़ो, 7 3 10, 10 के 0 हासिल लगे 1, 1 1 2, 3 2 5, 5.0, यानी आंसर कितना है, आंसर बेटे 5 आएगा, बी ऑप्शन। आंसर कितना आएगा बच्चे, 5 आएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी लोग बिल्कुल ताबड़तोड़ जुड़े रहना और ताबड़तोड़ लगाते रहना। आपको बता दें, बाद में एनालाइज खुद करना है, आपको अपना खुद एनालिसिस करना है कि कितना क्वेश्चन हम सही कर पा रहे हैं। जो सर का टेस्ट है, जो 5वां टेस्ट चल रहा है, उसमें मैं कितने क्वेश्चन सही कर पा रहा हूं, या आपको एनालिसिस खुद करना है। ठीक है, कर लोगे, चलो। 3 पाइप एबीसी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। देखो कह रहे हैं जब तीनों पाइप एबीसी तीनों चला दिए जाते हैं बच्चे, जब तीनों चला दिए जाते हैं तो टंकी कितने घंटे में भरती है, 6 घंटे में। बोलो यस और नो, हाँ, टंकी कितने घंटे में भरती है, 6 घंटे में भरती है बच्चे। और 2 घंटे बाद सी को बंद किया जाता है। आपको बता दें इसकी कहानी क्या होती है, टंकी 6 घंटे में भर रही है तो 1 घंटे में कितनी भरेगी, तो आप कहोगे 1/6। आपसे मैं पूछ रहा हूं, थोड़ा समझना, अगर टंकी एबीसी तीनों खोले जाते तो 6 घंटे में भरती, तो 1 घंटे में कितनी भरेगी, तो आप कहोगे 1/6 सर। अच्छा 2 घंटे चला देते तो 2/6, 6 में 2 भर जाएगी 2 घंटे में। अगर 3 घंटे, 6 में 3 भर जाएगी। 4 घंटे में 6 में 4 भर जाएगी। 5 घंटे में कितनी भरेगी, 6 में 5 भर जाएगी। 6 घंटे में कितनी भरेगी, 6 में 6 भर जाएगी, यानी एक पूरी टंकी भर गई, है ना। ये चीज होती है भाई, ये चीज होती है। अगर एबीसी तीनों चलेंगे तो टंकी पूरी 6 घंटे में भरेगी। तो आपने कहा 1 घंटे में कितनी भरेगी, तो 1/6। 2 घंटे में कितनी भरेगी, 2 घंटे में कितनी भरेगी, तो आपने कहा 2/6। कितनी भरेगी, 2/6। क्यों 2 घंटे लिया, क्योंकि 2 घंटे बाद ही कुछ काम हो रहा है, यानी 2 घंटे तक ये तीनों नल चले हैं। तो 2 घंटे में 2/6 टंकी भर चुकी है। तो बताओ अगर 6 में 2 टंकी भर गई है, ये भर चुकी है। देखो सब कुछ बहुत आसान है, सब कुछ बहुत आसान है, केवल आपको गुमराह किया जाता है कि नहीं मैथ कठिन है। कठिन नहीं है। 6 में 2 भर चुकी है, तो बताओ खाली कितनी, तो 6 में 4 खाली है। 6 में 2 भर चुकी है, खाली कितनी, 6 में 4, ये खाली है। ये क्या है, खाली है। 6 में 4 खाली है। अब कहो ये खाली है ना, यही भरी जाएगी ना। 6 में 4 खाली है, इसको भरने के लिए कौन, भाई 2 घंटे बाद सी चला जाता है, सी को बंद कर दिया जाता है, यानी सी का काम खत्म। अब अगर सी का काम खत्म, कितने लोग थे, 3 लोग थे। 3 में अगर सी को आउट कर दिया जाए तो अभी कितने लोग बचेंगे, 2 लोग बचेंगे, यानी 2 लोग अभी भी हैं ये खाली टंकी को भरने के लिए। खाली कितनी है, 4/6। खाली टंकी को भरने के लिए 2 लोग हैं। और जो कह रहे हैं ना सी को बंद, तथा ए और बी शेष 2 लोग शेष भाग को, खाली टंकी को 7 घंटे में भरते हैं। इसलिए हम कहेंगे 4/6 जो बचा हुआ भाग है ना,
उसको a प्लस बी कितने घंटे में भर रहे हैं? 7 घंटे में। तो आप तुरंत कहो a प्लस बी पूरी टंकी को कितनी देर में भरते? तो आप क्या करते? 6 का गुणा 7 से करते, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस गुणा करना पड़ता है भाई। 6 का गुणा 7 से, और 4 कहां जाएगा? नीचे। तो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, और 42 बटे बेटा कितना? 6। 6 सत्ते 42, और 4 कहां जाएगा? सॉरी, नीचे 4 आएगा। 6 सत्ते 42 बटे कितना? 4। ये पूरी टंकी भरने में समय ला जाता। पूरी टंकी अगर ए और बी को भरवाते तो 42/4 का समय लगता। वो कह रहे हैं सी अकेला टंकी को कितनी देर में भरेगा। अब तो हमारे पास सब कुछ डाटा है, पूरा डाटा है। अब लगाने के लिए अब पता है ना हमको, ए बी सी तीनों मिलकर जब काम करते हैं तो 6 घंटे का समय लगता है। जब दो मिलकर ए और बी दो नल चलते हैं तो कितनी देर लगती है? इसको थोड़ा और सही कर लेते, 2 दूना 4, और ये 21/2 का समय लगता है भाई। दोनों चल भरते हैं तो 21/2 का समय लगता है, और तीनों जब काम करते हैं, तीनों नल जब चलते हैं तो 6 घंटे का समय लगता है। आप कहोगे इनका एलसीएम ले लो, तो कितना आ जाएगा एलसीएम? 21 दूना 42 आ जाएगा। अब 6 से भाग लगाएंगे तो 6 सत्ते 42, 7 आया। 21 से भाग लगाएंगे तो 21 दूना 42, और 2 पलट के आएगा, 21 दूना 42, 2 दूना 4। 42 को 21/2 से भाग करो। 42 को अगर 21/2 से भाग करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, और बेटा 21 से काटेंगे तो 21 दूना 42, 2 दूना कितना आ जाएगा? 4 आएगा ना? 2 दूना 4 आएगा। तो हमने क्या कहा? अब देखो यहां पर a प्लस बी प्लस सी तीनों जब चलते हैं तो 1 घंटे में 7 यूनिट पानी भरते हैं, जिसमें ए और बी केवल चलेंगे तो 4 ही यूनिट पानी। यानी बचा हुआ 7 में 4 हटा दो, 3 यूनिट पानी सी भर रहा होगा। यानी 7 में 4 हटाया 3, और टोटल कितनी टंकी थी? 42। 42 को भरना है, और 3/42 किया, कितना आ जाएगा? 14 28, 14 से 42, यानी 14 घंटे। सी ऑप्शन राइट। 7 में 4 हटाओ 3, टोटल पानी है भैया 42 भरना है, तो 42/3, 42/3 करेंगे तो आंसर 14 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर है। यही आपका राइट आंसर है, यही आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चले, अगले क्वेश्चन पर चले। देखो अगला क्वेश्चन कैसे करना है, ध्यान दो। यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर, बच्चा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि 1/3 अगर टंकी भरी होगी तो इसका मतलब माना जाएगा उसमें 80 लीटर पानी है। यही क्वेश्चन कह रहे हैं। कह रहे हैं यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो इसका मतलब हमने ऐसे कह लिया, क्या कह लिया? अगर 1/3 टंकी है तो उसका मतलब 80 लीटर पानी माना जाएगा। कह रहे हैं तो उसका आधा भरे होने पर, हमको आधा बनाना है। क्या करना है? यहां 3 की जगह 1/2 करना है। तो अगर 3 को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो तो 3 को इनके पास भेज दो, तो यहां बचेगा 1। तो 1 बराबर 3 का गुणा 8 से किया, 3 × 24, 240 लीटर। लेकिन हमको यहां पर चाहिए था नीचे 2, तो 2 इधर भी कर दिया और 2 इधर भी कर दिया। यानी अगर 1/2 टंकी बनानी है तो भाई कितना पानी होना चाहिए? 2 से काट दो इसको, 120 लीटर। कितना? 120 लीटर। ये राइट आंसर हो जाएगा, 120 लीटर। अगर आपको 1/2 लीटर की टंकी बनानी है तो उसमें पानी 120 लीटर का डालना होगा। यानी आंसर सही है कौन सा? बी ऑप्शन। आंसर सही हो जाएगा कौन सा? आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन। आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग करिए इसको। अगला क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यह क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल साधारण सा है। एलसीएम दिया गया है, एलसीएम 225, एचसीएफ दिया गया है 5। यानी आपको करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या अगर P मान ले और सेकंड संख्या Q मान ले, तो यदि फार्मूला आपको रटा होना चाहिए। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर P इंटू Q। तो एलसीएम कितना है बच्चे? एलसीएम कितना है? 225 है। एलसीएम कितना है? 225 है। एचसीएफ कितना है? तो एचसीएफ बच्चे 5 है, बराबर पहली संख्या इस सवाल में दी गई है। कह रहे हैं एक संख्या है 25, तो दूसरी बताओ। एक संख्या हमने 25 ले ली है, दूसरी हमें नहीं पता, तो दूसरी हमने Q मान ली। अब केवल काट के इसका आंसर ही तो देना है कि नहीं? 25 से हमने इसको काट दिया, 25 में 225, 9 का गुणा 5 से, 9 पना 45, 9 पना 45। यानी जो दूसरी संख्या थी वो बच्चे 45 थी। सी ऑप्शन है कि नहीं? है ना? चलो बहुत बढ़िया।
चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। 1 2 3 4 के अनुपात में चार संख्याएं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में तीन संख्याएं हैं। उन संख्याओं का योग बेटा कितना है? 64, 16 है। उन संख्याओं का योग 16 है। तो आप रेशियो में देखो, 4 3 7 2 9 1 10, कितना आ गया? 10। और 10 बराबर कितना है? 16 है। और 10 बराबर अगर 16 है तो 1 की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? 1.6, क्योंकि 10 बटे में आया, 1.6 हो गई। तो क्या कह रहे हैं? पहली और चौथी संख्या का योग बताओ। पहली और चौथी संख्या का योग बताओ। तो बेटा पहली संख्या कौन सी है? पहली संख्या ये है और चौथी संख्या ये। इसका योग बताना है तो योग बताओ। 4 और 1 को जोड़ो, 4 और 1 को जोड़ा तो कितना आ गया? 5। अगर 1 को 1.6 कह रहे हैं तो 5 को क्या कहेंगे? 5 को भी 1.6 से गुणा कर दो। 16 5 80 और एक अंक के बाद दशमलव, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 8। यानी दो संख्याओं का पहली कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आप लोग लाइक में कमी कर रहे हो बेटा। ये लाइक का मतलब ये होता है कि आप लोग इतने लोग पढ़ रहे हो, सही से पढ़ रहे हो, अटेंडेंस दे रहे हो अपनी। तो कितनी देर लगती है लाइक करने में, वो किया करो सब लोग, ठीक है। हाँ, यहाँ पर जुड़े हुए हैं बच्चे कौन कौन से? कपिल, धर्मेंद्र, कृष्णा, विनोद, जय हिंद, AK सीरीज, बहुत बढ़िया, और निषाद, प्रीति कुमारी, काजल सिंह, सुमित माथुर, वंशिका, आरती, सत्यम, सागर, AK सीरीज, भक्ति सागर, हाँ वेरी गुड, अमित और अरविंद, अमित अरविंद 8, चलो वेरी गुड। तो यहां पर इतने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये, यदि किसी संख्या का 3 गुना, एक बोल रहे हैं यदि किसी संख्या का 3 गुना, यानी कोई संख्या x है, यदि किसी संख्या का, तो संख्या ही हमें नहीं पता, x का मतलब इंटू, x का 3 गुना, x का 3 गुना यानी x इंटू 3, संख्या का 3 गुना इस संख्या यानी x का मतलब इंटू 3/5, x का 3/5 से, x का 3 गुना x के 3/5 से कितना ज्यादा है? माइनस कर दो। जब ज्यादा और कम पता करना होता है तो माइनस लगाते हैं। कितना ज्यादा है? 60 ज्यादा है, तो बराबर 60, बराबर 60। अब क्या करना है भाई? इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x को ही तो तुमने संख्या माना है ना। तो 5 का गुणा आप इधर वाले पोर्शन में करोगे तो 5 3 15x, 15x माइनस 3x और बटे कितना? 5 और बराबर कितना? 60। 5 में 3 गया, कितना आ जाएगा? 12x और 12x बटे 5 और बराबर कितना? 60। यहां से आपका आंसर आ गया। बोलो कितना आएगा? 12 से आपने 60 को काटा, 12 पंचे 60 और 5 का 5 से गुणा किया तो x की वैल्यू 25 आ गई है। x की वैल्यू 25 आ गई है, जो कि ए ही ऑप्शन में दिख रही है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। शशि कुमार पासवान, गुड इवनिंग बेटा। आइए सत्यम सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू बेटा, थैंक यू। अगला क्वेश्चन, यदि एक वर्ग का परिमाप, वर्ग क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, ऐसी आकृति वर्ग कहलाती है। तो चारों भुजाएं बराबर हैं और चारों भुजाओं का योग अगर 24 है तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 6 सेंटीमीटर उसकी साइड आ गई। भाई 4a होता है, परिमाप 4a होता है, तो ऐसे कर लो, 4a बराबर कितना है? 24। तो 4 से इसको काटा, a की वैल्यू कितनी आ गई? a यानी साइड, a यानी भुजा, भुजा कितनी आ गई है? 6 सेंटीमीटर। ए कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। बोलो, कह रहे एरिया निकालो। एरिया क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? सबको पता होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है, और ए कितना है? 6 सेंटीमीटर, यानी 6 इंटू 6, छछरंग कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग की भुजा 4 गुनी कर दी जाए, यदि किसी वर्ग की भुजा 4 गुनी कर दी जाए तो परिणामी वर्ग तथा दिए हुए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। आराम से कर लोगे। कह रहे किसी वर्ग की भुजा 4 गुनी कर दी जाए, पहले एक थी
और कर कितनी दी गई, पहले ये भुजा एक थी, एक क्या थी, एक थी, इसको 4 गुना कर दिया है 4, एक का 4 से गुना कर दिया 4। अब भुजा कर दी गई 4 कर दी गई, पहले एक थी, तो अब परिणामी भुजा क्या हो गई, परिणामी भुजा 4 हो गई, परिणामी भुजा, तो परिणामी क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहोगे स्क्वायर करने से क्षेत्रफल निकलता है, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1। ये क्या पूछ रहे हैं, तो परिणामी वर्ग और दिए हुए वर्ग, दिया हुआ वर्ग कितना था 1, उसका क्षेत्रफल कितना आया 1, परिणामी वर्ग भुजा कितनी होगी थी 4, तो परिणामी क्षेत्रफल क्या होगा 16, यानी आंसर उल्टा, पहले परिणामी वर्ग का पूछा गया तो पहले 16 और फिर 1, 16:1, 16:1 क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा 16:1 होगा। ये सारे ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन सिरे से खारिज कर दो, इसमें ऑप्शन रेशियो में होने चाहिए, ये सारे ऑप्शन क्या गए हैं, गलत हैं। आंसर क्या हो जाता है 16:1 आंसर होगा। अनुपात पूछ रहे हैं बेटा क्षेत्रफल का, क्या पूछ रहे हैं, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहे हैं। देखो इसमें देखो वही आ गया क्या, हाँ ये सी ऑप्शन। हेलो, हाँ आवाज आ रही है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो ये इतना आसान क्वेश्चन है कि अर्धव्यास, ये अर्धव्यास का मतलब होता है रेडियस बेटा, अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या, क्या होता है त्रिज्या, त्रिज्या बोले तो त्रिज्या, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। गोलाकार गेंदों को पिघलाकर एक अकेली गोलाकार गेंद बनाई जाती है, इस प्रक्रिया में 25% सामग्री बर्बाद हो जाती है। आपको जानते हो कितना करना होता है, केवल इतना करना है, ध्यान से देखना। एक है भाई, इसको आयतन बनाना है, गोलाकार भाई आयतन बनाना है तो क्यूब करना है, 1 क्यूब, और 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या है तो 2 क्यूब, और 3 की त्रिज्या है तो 3 क्यूब, 3 × 9 = 27, 2 दूना 4 दूना 8, 1 × 1 = 1, प्लस और प्लस, 8 × 1 = 9, 27 × 9 = 36, 36 का तुम्हारा समझो आयतन हो गया। हम यहां पर ये नहीं लिख रहे हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई इधर भी रहेगा, 4/3 पाई उधर भी रहेगा, तो कट जाता है भाई, 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, तो उससे मतलब ही नहीं, हम केवल त्रिज्या का क्यूब करके जोड़ देंगे, 36 आ गया। सभी त्रिज्याओं का क्यूब करके क्या कर दो, केवल जोड़ दो, हमने जोड़ दिया, कितना आया 36 आया। इसमें कह रहे 25% जो सामग्री है वो नष्ट हो गई है, तो बची कितनी है, अगर 25% इसका नष्ट हो गया है तो बची है 75%, यानी 75/100% बची है, 75% बची है, तो 75/100%, 25 3 75, और 25 चक्को 100, और 4 से इसको काटा, 4 में 36, 9 का गुणा 3 से किया, 9 3 27। अब बेटा अगर इधर क्यूब किया था तो उल्टा कर दो, क्यूब रूट कर दो, और क्यूब रूट कर दिया तो ये किसका क्यूब रूट है, तो 3 है, यही तुम्हारी बेटा क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी, यही त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन राइट है। देखो कितना बड़ा सा सवाल था और कितनी जल्दी से तुमने कर लिया, कितनी जल्दी से कर लिया। ये होते हैं शॉर्ट मेथड, ये होते हैं ट्रिक, जिनको हम जानते हो अप्लाई करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको पूरा फार्मूला लगाते, कहते पाई आर, हाँ 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे करके ये फार्मूला लगाते, फिर उसके बाद सॉल्व करते, तो सॉल्व नहीं करना है, थोड़ा समझ लेना है, या अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो ऐसे ही कर देना बस। यदि किसी आयत की लंबाई 6-7 है, देखो आयत की लंबाई कितनी है बेटा 6-7 है, 6:7 है, कह रहे हैं कि इसके वृद्धि और इसकी चौड़ाई 5:4, 5:4, 5 बेटा कितना 4, ये क्या है, ये है ऊपर वाली है लंबाई लेंथ, नीचे वाली है चौड़ाई ब्रेथ, ये चौड़ाई है। अब लंबाई इंटू चौड़ाई तो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर होता है बच्चे क्षेत्रफल, होता है कि नहीं, तो आप गुणा कर दो, 6×5 = 30, अनुपात 7 × 4 = 28, 28, बताओ अनुपात क्या होगा, काट दो, 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 15, और 2 से इसको काटा तो आ जाएगा 14, 15:14 आपका आंसर हो जाएगा, कि क्षेत्रफल में जो रेशियो बनेगा वो 15:14 बनेगा, 15:14 बनेगा, 15:14 का बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
7 वर्ष पूर्व, तो एक कंडीशन, एक रेशियो तुम्हें दिया है, एक रेशियो दिया है 7 वर्ष पहले का, तो आप लिख लो 7 वर्ष पहले। 7 वर्ष पहले का जो रेशियो है वो क्या है, 4:5 है, 4:5 है। एक रेशियो दिया है 7 वर्ष बाद का, तो एक रेशियो लिख दो 7 वर्ष बाद का, वो कितना दिया है बेटा, 5:6 दिया है, 5:6 का दिया है। अब एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, 7 वर्ष पहले से अगर चलोगे और 7 वर्ष बाद तक आओ तो कितनी डिस्टेंस तय करोगे, कितने साल चलकर आना पड़ेगा। अगर 7 वर्ष पहले से 7 वर्ष बाद आओगे तो आप कहोगे 7 वर्ष पहले से पहले हम 0 पर आएंगे, फिर 7 वर्ष आगे यानी 7 वर्ष बाद बढ़ेंगे, तो 7 7 14, 14 बढ़ना पड़ेगा ना, 14 बढ़ना पड़ेगा ना। और यहां से 4 से 5 कितना बढ़े, 1, 5 से 6 कितना बढ़े, 1, यानी 1 की वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है, 14 वर्ष दी गई है। 1 की वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है, 14 वर्ष दी गई है। तो 14 चक्को 56 वर्ष, 14 चक्को 56, और 14 से 5 का गुणा किया तो 14 पंचे 70 वर्ष, 14 पंचे 70 वर्ष। ये जो 56 वर्ष और 70 वर्ष उम्र निकली है, ये कब की उम्र निकली है, ये किसकी निकली, पहले ये कंफर्म करो। पहले वाली ए की है, बाद वाली बी की है, पहले वाली ए तथा बी, पहले वाली उम्र ए की है 56 वर्ष, बाद वाली बी की है, लेकिन कब की है, तो ये रेशियो कब का है, तो ये रेशियो बेटा 7 वर्ष पहले का। ये रेशियो कब का है, 7 वर्ष पहले का। तो ये 7 वर्ष पहले की उम्र है ए और बी की, ए की 56 वर्ष 7 वर्ष पहले, बी की 70 वर्ष 7 वर्ष पहले। पूछी क्या है, बी की उम्र आज कितनी है, वर्तमान में बी की उम्र कितनी है, तो बताओ 7 वर्ष पहले ही बी जो है 70 वर्ष का हो गया था, 7 वर्ष पहले। सोचो 7 वर्ष पहले ही बी 70 वर्ष का हो गया था, आज 7 वर्ष बढ़ के आ गया ना। तो हम तुरंत कहेंगे अगर 7 वर्ष पहले 70 का था तो आज 70 7 कितने का हो जाएगा, 77 वर्ष का हो जाएगा। तो बी की उम्र कितनी आ जाएगी बेटे, बी की उम्र जो आ जाएगी वो 77 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, वो कितनी आ जाएगी, वो 77 वर्ष आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, एबीसी। एबीसी एक व्यापार में साझीदार है, किसी विशिष्ट वर्ष में ए को लाभांश का 1/3। ध्यान देना, जो ए भैया हैं कह रहे हैं 3 लोग साझेदार हैं, 3 लोग पार्टनर हैं, 3 लोग पार्टनर हैं, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। 3 लोग पार्टनर हैं जिसमें ए को प्रॉफिट का लाभांश, लाभांश मतलब लाभ का टुकड़ा, लाभ का अंश, ए को लाभांश का जो लाभ हुआ है उसका 1/3 मिलता है। यानी ए को कह रहे हैं 1/3 मिलता है, लिख दो 1/3 मिल गया। बी को लाभांश का बी को कितना मिलता है, बी को चौथाई मिलता है, चौथाई का मतलब होता है 1/4 मिलता है। सी को शेष रुपए 5000 मिलते हैं, तो सी को भी पार्ट में बताओ, सी को भी पार्ट में बताओ कितना मिलेगा, ये रेशियो बनाना है। तो भैया एक चीज देखो, यहां पर तो अभी कंफर्म नहीं है हमें, तो हम कहेंगे नीचे की वैल्यू अगर सेम हो जाए तो हमें टोटल पता चल जाए। नीचे की वैल्यू सेम कब होगी, जब इसमें 4 4 का गुणा करेंगे, ऊपर भी कर दो और नीचे भी कर दो, और 3 नीचे है तो यहां पर 3 3 का गुणा कर दो, यहां भी कर दो और 3 यहां भी कर दो, तो काम हो गया। 4/4 3 कितना 12, यहां पर कितना 3 1 के 3 और 3/4 3 कितना हो गया 12। देखो नीचे की वैल्यू सेम हो गई ना, ये नीचे की वैल्यू फुल वैल्यू इंडिकेट करती है, यानी 12 टोटल प्रॉफिट था, 12 में 4 कौन ले गया, 12 में 4 ले गया ए, 12 में 3 कौन ले गया, 12 में 3 ले गया बी, अभी बचा कितना 4 3 7 हो गया है, 12 में 7 प्रॉफिट दिया जा चुका है ए और बी को, बचा कितना, आप कहोगे सर जी 5 बचा है, वो किसमें 12 में। तो भाई नीचे नीचे अगर सेम है और रेशियो का मामला है तो 12 से 12 12 कैंसिल हो गया। अब क्या कह रहे हैं, सी को शेष 5000 मिले हैं, तो सी को यहां कितने मिले 5, 5 को अगर 5000 कह रहे हैं तो 3 को बोलो क्या कहोगे, 3 को 3000 कहेंगे, 4 को क्या कहोगे, 4 को 4000 कहेंगे। तो ए को कितनी धनराशि प्राप्त हुई, ए को कितनी धनराशि प्राप्त हुई बच्चे, कितनी प्राप्त हुई, तो आप बताओ ए को जो धनराशि प्राप्त हुई है वो 4000 मिली है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, सी फॉर कैट, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, बच्चे ये हिंदी आ चुकी है, ये क्या आ चुकी है, हिंदी आ चुकी है। तो हिंदी को हम लोग बड़े स्पीड के साथ, बिल्कुल रिवीजन के साथ, इसमें कुछ सीखना नहीं है, सीखेंगे तब सिखाएंगे, है ना। अभी आपको केवल रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, और आपको देखना है अपने अंदर, जान तो कहते नहीं है कि विचार विमर्श करना है, अपने अंदर विचार करो कि मैं कितना तेज हूं, मैं कितना, इसको कहते हैं एनालिसिस, एनालिसिस करो भाई,
एनालिसिस करो कि क्या कितना तेज हो, कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, कितने गलत कर पा रहे हो, कहां पे आपकी पोजीशन है, आपको कितनी मेहनत और करनी चाहिए, ये सब कुछ आप खुद एनालिसिस। उसका हिंदी शब्द हमें समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी शब्द एक होता है क्या कहते हैं, अंतर ध्यान तो होगा नहीं, मनन करो। क्या करो? मनन करो, चिंतन करो, कि मनन करो अपने अंदर कि मैं कितना अच्छा कर पा रहा हूं, किस जगह पर पोजीशन है ये। चलो, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और प्रेमचंद और हरिशंकर हरिवंश राय बच्चन, बच्चन तो जानते हो कहां, ये सब आदमी कहां के हैं, किस प्रदेश में, किस प्रदेश से हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। याद करो, याद करो, कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी और प्रेमचंद हरिवंश राय बच्चन, ये कहां के हैं, कौन से प्रदेश से रिलेट करते हैं? तो उत्तर प्रदेश से रिलेट करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भाषा को बोलते समय, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? भाषा को जब मैं बोल रहा हूं या किसी गाना को गा रहा हूं तो उसमें उतार चढ़ाव को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सुर व लहर, सुर लहर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुतान कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? अनुतान। इसी को हम सरल भाषा में क्या कहते हैं? सुर लहर। क्या कहते हैं? सुर लहर बोलते हैं। सुर लहर, क्या बोलते हैं? अनुतान। भाषा को बोलते समय जो उतार चढ़ाव होता है, बोली में जो उतार चढ़ाव होता है, उसे हम अनुतान बोलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सुर लहर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रेलगाड़ी एक, रेल और गाड़ी, रेल इंग्लिश का शब्द है, रेल इंग्लिश का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है। गाड़ी किसका है बेटा? हिंदी का शब्द है। और जब दो भाषाओं से मिलकर कोई शब्द बनता है, बेटा बात को समझना, जब दो भाषाओं से मिलकर कोई शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो रेल, रेल माने पटरी होता है। रेल माने क्या होता है भाई? रेल को पटरी कहते हैं। पटरी पर जो गाड़ी चलती है वही रेलगाड़ी होती है। यानी इंग्लिश और हिंदी से मिलकर रेलगाड़ी बनी है, इसलिए दो भाषाओं से मिलकर जो भी शब्द बनता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले शब्द पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वीर रस। हजार बार बोल चुका हूं, ये सारे रस के स्थायी भाव आपको याद करने हैं। तो वीर का क्या होता है? उत्साह होना होता है। सुबह अगर आप केवल 10 मिनट याद कर लोगे, और 1 घंटा दे दो यार, 1 घंटा अगर रस के बारे में याद कर लोगे तो कभी ये स्थायी भाव गलत नहीं होंगे, और एक क्वेश्चन स्थायी भाव से आएगा आपका। अगला क्वेश्चन, मानसिक और शारीरिक कष्ट द्वारा उत्पन्न शिथिलता, मानसिक और शारीरिक, भाई मन से कब शिथिलता महसूस करते हो? शरीर से कब शिथिलता महसूस करते हो? जब मोह होता है? नहीं। आवेग, आयुषा? नहीं। ग्लानि होती है। क्या होता है बेटा? ग्लानि। मानसिक और शारीरिक कष्ट द्वारा उत्पन्न शिथिलता को हम ग्लानि कहते हैं, बच्चे ध्यान रखना। अगला, भौरा, भौरे को भ्रमर कहते हैं, अली कहते हैं, आली नहीं कहते हैं, आली नहीं, अली बोलते, अली, अली बोलते हैं, मिलिंद बोलते हैं, चंचरीक बोलते हैं, ठीक है, तो भ्रमर बोलते हैं। तो भंवरे का सही पर्यायवाची क्या है बेटा? भ्रमर, भ्रमर होता है। क्लियर है? भंवरे का सही पर्यायवाची क्या है बच्चे? भ्रमर होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? हमने कहा है जब भी आपको स्त्रीलिंग शब्द पहचानना हो, जब भी आपको स्त्रीलिंग शब्द पहचानना हो तो उसका और उसकी जोड़कर देखोगे, उसका और उसकी। ये दो शब्द ऐसे हैं जिसमें फिट हो जाए। अगर उसका फिट हो रहा है, अगर उसका फिट हो रहा है तो बेटा वो शब्द पुरुष लिंग है। कैसा है बच्चे? वो पुरुष लिंग है। अगर उसका फिट हो, उसकी फिट हो रहा है तो बच्चे वो कैसा है? वो स्त्रीलिंग शब्द है। वो कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है। चलो फिट करते हैं। क्या कभी उसकी शस्त्र बोलोगे? उसकी शस्त्र है ये उसकी नहीं, उसका शस्त्र बोला जाएगा। तो ये क्या है? पुरुष लिंग है। उसका नृत्य, उसकी नृत्य नहीं कहोगे। उसका नृत्य बहुत सुहावना है, बहुत मजेदार है, तो उसका कहोगे ना, तो ये नृत्य कैसा है? ये पुरुष लिंग है। ये भी हटा दो। उसकी पालन नहीं कहोगे, उसका पालन पोषण बढ़िया है। उसका लगेगा ना, उसका लगेगा तो पुरुष, ये भी पुरुष लिंग है। उसकी शोभा बहुत बेहतरीन है, तो उसकी। ए ऑप्शन इज द राइट। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो शोभा। शोभा में क्या फिट हो रहा है? उसकी फिट हो रहा है। आप लोग देखिए, इसको करके देखिए। चलो अगला क्वेश्चन, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, जो शब्द क्रिया की, भैया संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, संज्ञा व सर्वनाम,
संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और जो क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? क्रिया विशेषण कहते हैं। डी, जैसे हम कहते हैं वो आदमी धीरे चल रहा है। वह आदमी कैसा चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है। धीरे चल रहा है, वह आदमी धीरे चल रहा है। तो चलना एक क्रिया है। चलना एक क्या है? चलना क्रिया है। लेकिन चलने की विशेषता क्या है? धीरे धीरे चल रहा है। वो कैसे चल रहा है? धीरे धीरे। तो धीरे क्या हो गया बेटा? क्रिया विशेषण हो गया। क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। वह बहुत तेज गुस्सा है। तो तेज क्या हो गया? गुस्सा। तेज चल रहा है। ये सब चीजें करनी है। आगे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कन्या की पगड़ी के आरोप में, नहीं हटाओ। कन्या की बारी, नहीं। कन्या की दृष्टि, नहीं। कन्या की हत्या, ये सही बैठ रहा है, यानी डी ऑप्शन राइट है। कन्या की हत्या के आरोप में उन्हें जीवन भर की जेल हो गई। कन्या की हत्या के आरोप में उन्हें जीवन भर की क्या हो गई? जेल हो गई। अगले क्वेश्चन पर आना है। वेरी गुड। यहां पर बच्चे हमसे जुड़े हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो हैं विपिन चौधरी, आरती कुमार, आरन चौधरी, शशि कुमार पासवान, रानी कुमारी, हाँ, उष्मा रजा, कृष्ण कुमार, जेडीएस ग्रुप, कुमारी सोनाली। चलो इतने बच्चे जुड़े हुए हैं। अमित जुड़ा हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन, इसको बताओ। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही नहीं हुई। जो शब्द पूरे वाक्य पर बल डालते हैं, जो शब्द, ध्यान देना, जो शब्द वाक्य पर बल डालते हैं, इसमें कौन सा शब्द पूरे वाक्य में बल डाल रहा है? मैं आज तक सफल नहीं हुआ। तो ये जो वाक्य पर बल डालते हैं उनको हम क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। ध्यान देना, उनको क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। यहां पर तक जो है, तक के बारे में पूछा गया था, अंडरलाइन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं तक कैसा शब्द है। वो निपात शब्द है। जो शब्द पूरे वाक्य पर बल डालते हैं। ये ऐसे हो जाता, मैं आज परीक्षा में नहीं, मैं कभी परीक्षा में सफल ही नहीं हुई। लेकिन ये क्या करें? मैं आज तक नहीं हुआ। तो तक क्या हो गया? सब वो हो गया क्या? निपात। आज तक नहीं। अगला, निम्न में कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? देखो, निर्देशक जब निर्देश देना होता है तो हम लोग कैसे करते हैं? निर्देश देने के लिए केवल एक डॉट लगाते हैं, ऐसे। मैंने पूरी कहानी लिखी और डॉट लगा दिया, ये निर्देशक का साइन है। विवरण का साइन कैसे होता है बेटा? दो रेशियो होते हैं और बीच में ऐसे करके होता है, ये विवरण का साइन होता है। लाघव को, जब किसी शब्द को हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, बार बार हम डॉक्टर नहीं लिखना चाहते हैं, बार बार हम डॉक्टर नहीं लिखना चाहते हैं, तो हम भाई डॉक्टर को कैसे लिख देते हैं? ऐसे। ये लाघव होता है। ये कौन सा साइन होता है? ये लाघव। लाघव मतलब लघु रूप में लिख दो। लाघव मतलब लघु रूप में लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें लाघव चिन्ह कहते हैं, संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए। तो हम डॉक्टर को ऐसे डॉक्टर लिख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लिखना होता है तो हम क्या है? लाघव साइन का प्रयोग करते हैं, उ, और क्या लिख देते हैं? प्र। ये लाघव साइन होते हैं बेटा, ठीक है। निर्देशक के लिए एक ऐसे साइन लगाते हैं, योजक वाला चिन्ह लगाते हैं। विवरण के लिए दो, और उपदेशक तो कुछ होता ही नहीं, उपदेशक कोई चिन्ह ही नहीं होता है। तो यही आंसर हो गया। वो कह रहे हैं ना, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? ये विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। ये भी है, ये भी है, ये भी है। अगला, जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं का अथवा व्यक्तियों का बोध होता है, एक ही प्रकार, एक ही जाति के लोग हों, लो कह दिया हमने। जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार मतलब क्या होता है? एक ही जाति के अगर लोग हैं, एक ही जाति के लोग हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, बता। अगला क्वेश्चन क्या है? लट लटकनी मनोमत मधुप गन मादक मधु ही पिए। कह रहे हैं ये भाई देखो, लाला की क्या हो रही? लाला, मां, 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 ठीक है, फिर मां और फिर मां। ला 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 पहले चला, फिर मां 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 चला। तो वर्णों की आवृत्ति हो रही है, ठीक है। वर्णों की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। जिन पंक्तियों में वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, और इन्होंने कहा है वर्णों की आवृत्ति के कारण यहां पर अनुप्रास अलंकार है। लेकिन वर्णों की आवृत्ति कौन कौन वर्णों की है?
तो हमने कहा लाला देखा और मामा माँ देखा, तो ला मा सा तो है ही नहीं, ला और माँ की है, ला और माँ की है। वर्णों की आवृत्ति किनकी हो रही है? ला और माँ वर्णों की आवृत्ति हो रही है, इसलिए इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। चलो अगला, आदि से लेकर अंत तक, आदि से लेकर अंत तक हम अद्योपांत कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अध्यो नहीं, अद्यो ऐसे लिखते हैं, अद्योपांत कहते हैं। ये दा धा नहीं है, द्या है, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चे? आद्योपांत कहते हैं, आद्योपांत कहते हैं। ध्यान रखना, आदि से लेकर अंत तक के लिए अगर एक शब्द पूछा जा रहा है आपसे, तो उसे हम क्या कहते हैं? आद्योपांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज नहीं है? विदेशज का मतलब ऐसे शब्द जो विदेश में पैदा हो, विदेश में उनकी उपज हो, विदेश में बोले जाते हो, विदेश में जन्मे हो, उन्हें विदेशज कहते हैं। तो भाई माचिस विदेश का शब्द है, ठीक है। हमको लगता है पुर्तगाली है। कॉपी, जज, ये भी जज क्या है? इंग्लिश शब्द है, ठीक है। ये क्या है? ब्रिटिश शब्द है ना, इंग्लिश का शब्द है, अंग्रेजों का शब्द है। तो माचिस, जज और कॉपी ये विदेशज हैं। लोटा, लोटा मैंने कल की क्लास में बताया था, लोटस देश में जन्मा शब्द है, इसलिए ये देश में बोला जाता है, इसलिए इसे देशज कहते हैं। ये कैसा है? ये देशज है, देशज। कह रहे विदेशज नहीं है, ये भी विदेशज है, ये भी विदेशज है, ये भी विदेशज है। ये कैसा है? देशज है। चलो अगला, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया गया है? आप ये देखो, अभिमानी। अभिमानी एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग के साथ अभि प्लस मान, मान क्या है? ये मूल शब्द है, मूल शब्द है। मूल शब्द कौन सा है बेटा? मान है। मान, भान नहीं, मान। मान कैसा शब्द है? मूल शब्द है जिसमें अभी क्या है? अभी बेटा उपसर्ग है, अभी क्या है? उपसर्ग है। अभिमानी, ई क्या है? ई बेटा प्रत्यय है, ई बेटा क्या है? प्रत्यय है। तो आपको पता चल गया ऐसा शब्द कौन सा दिख रहा है जिसमें उपसर्ग भी हो और प्रत्यय भी हो, तो हमने कहा अभिमानी है। मान, मान इसका मूल रूप है, मूल शब्द है जिसमें अभी उपसर्ग है और ई प्रत्यय है। अभी प्लस मान प्लस ई, इसका संधि विच्छेद होगा, इसलिए उसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। तो ऐसा शब्द कौन सा है? तो अभिमानी है। कौन सा है बेटा? अभिमानी है। अगला, शब्द के दो रूप होते हैं, शब्द के दो रूप होते हैं ध्वनि। जैसे ही कोई शब्द है, जैसे हमने कहा राम, तो इसका एक लिखित रूप है जिसको हम वर्ण रूप कहते हैं। अगर मैं लिख रहा हूं इसको तो यह वर्ण रूप है। जब मैं बोलूंगा राम, राम क्या है? मौखिक, मौखिक अगर मैं राम बोल रहा हूं तो ये क्या है? ये कैसा है? ध्वनि रूप है। हर शब्द के दो रूप होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। लिखित वाले को हम कहते हैं वर्ण और मौखिक वाले को हम कहते हैं ध्वनि। याद रखना, शब्द के दो ही रूप होते हैं, एक ध्वनि और एक वर्ण। ध्वनि मौखिक रूप है, बात समझ में आ रही है? लिखित रूप क्या है? वर्ण। अगर मैं लिख दे रहा हूं तो यह राम लिखित रूप है, जिसको हम क्या कहेंगे? ये वर्ण का रूप है, शब्द का वर्ण से बना हुआ रूप है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन, जसोदा हरि पालने झुलावे। जसोदा हरि पालने झुलावे, जब भी किसी बच्चे का लालन पालन या लाड प्यार किया जाए, ठीक है, दुलार किया जाए, तो वहां पर हमेशा कौन सा रस होता है? तो हमेशा याद रखना वात्सल्य रस होता है। वात्सल्य रस के सम्राट कौन है? तो सूरदास हैं। कौन है? वात्सल्य सम्राट किसे कहते हैं? सूरदास को कहते हैं। यहां पर कौन सा रस आ रहा है बेटा? यहां पर रस आ रहा है जसोदा हरि पालने झुलावे। जसोदा हरि पालने झुलावे में जसोदा पालने में झुला रही हैं हरि को, अपने भगवान को, ठीक है। तो वात्सल्य रस है बेटा। कौन सा रस है? वात्सल्य रस है। काकल्य, काकल्य ध्वनि किसे कहते हैं? ध्यान रखिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में, फिर से मैं बोल रहा हूं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जो ध्वनि है वो कंठ से निकलती है और कंठ से रगड़ते हुए, घर्षण करते हुए निकलती है, उन्हें काकल्य ध्वनियां कहते हैं। क्या कहते हैं? काकल्य ध्वनि किसे कहते हैं? ऐसी ध्वनियां जो कंठ से निकलते समय घर्षण करते हुए निकले। जैसे का वर्ग है तो का खा गा घा हमने बोला तो घर्षण नहीं हो रहा है, लेकिन जब हा बोला, हा, तो हवा घर्षण करते हुए निकल रही है ना, ऊष्मा घर्षण करते हुए गले से निकल रही है, तो हा क्या है? काकल्य ध्वनि है। ध्यान रखना, शाखा साहा, हा एक ध्वनि है, वो कैसी ध्वनि है? हा एक काकल्य ध्वनि है। कंफर्म में याद रखिएगा। हाँ, बहुत ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अखरोट, अखरोट का बेटा तत्सम अछोट होता है, याद रखिएगा। अखरोट का तत्सम क्या होता है? अछोट होता है। अछोट,
अगला क्वेश्चन, नाक रगड़ना। भैया नाक कब रगड़ते हो? नाक कब रगड़ते हो? जब क्या है, किसी से कुछ मांग रहे हो तो भैया दे दो यार, बहुत परेशानी है। नाक तो क्या है, दीनता पूर्वक जब प्रार्थना कर रहे हो किसी से, दीनता पूर्वक प्रार्थना, ये तो सब कुछ आता ही होगा आपको। नाक रगड़ने का मतलब है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। बेटा परम परमेश्वर, पर परमेश्वर, पर नहीं है, पर नहीं है, ये है क्या, पंच। बड़ी फेमस कविता है बच्चे ये, पंच परमेश्वर। क्या है? पंच परमेश्वर बच्चे, मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है। ये क्या है? पंच परमेश्वर एक कहानी है। आपको बता दूं ये कहानी कैसी है? प्रथम प्रथम प्रकाशित, प्रकाशित बेटा, प्रकाशित, प्रकाशित ऐसी कहानी जो प्रकाशित की गई है, वो पहली प्रकाशित कहानी किसकी? मुंशी प्रेमचंद्र की। कौन सी है? पंच परमेश्वर की है। इसकी रचना कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा 1905 में की गई थी। मुंशी प्रेमचंद्र की जो ये कहानी है, ये पंच परमेश्वर है क्या? तो आप कहोगे ये विधा कौन सी है? ये विधा है, कहानी विधा है। ठीक है, कहानी है। ये 1905 में इसकी रचना की गई थी और पहली प्रकाशित कहानी है। कहानियां तो इन्होंने लिखी होंगी और भी, लेकिन इनकी प्रकाशित कहानियों में पहली प्रकाशित कहानी कौन सी है? प्रथम प्रकाशित कहानी पंच परमेश्वर है, पंच परमेश्वर है। पंच के बारे में, पंच जो गांव में पंच लोग नहीं होते हैं, पंच की गरिमा और कर्तव्य के बारे में इसमें बताया गया है। मुंशी प्रेमचंद्र ने किसकी व्याख्या की है? पंच के कर्तव्यों की व्याख्या की है और पंच की गरिमा क्या होती है, कैसे पंच होते हैं, कैसे उनका रहन सहन होता है, ये सब कुछ बताया है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि प्रथम प्रकाशित कहानी है जो 1905 में जिसकी रचना की गई, किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र की है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है उन्हें कृतवाच्य कहते हैं। बिल्कुल यहीं से पता चल रहा है, जिनमें कर्ता की प्रधानता होगी उन्हें कृतवाच्य कहेंगे। अगला क्वेश्चन, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। कह रहे सूर्य की पर्यायवाची क्या है? आपको पता है दिनकर है। दिनकर क्या है? दिनकर, भानु, अर्कजा, धूम्रकेतु, मार्तंड, ये सब क्या है? सूर्य की पर्यायवाची। आदित्य, भानु, ये सब सूर्य की पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलो अगला, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले, जहां वाक्य की गति, वाक्य कहां से खत्म किया जाता है बेटा? पूर्ण विराम से खत्म किया जाता है। ये क्या कह रहे हैं? जहां वाक्य की गति, वाक्य की स्पीड, स्पीड अंतिम रूप ले, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग करोगे? कह दोगे पूर्ण विराम लगा देंगे। राम घर जाता है, कंप्लीट, पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, जो कठिनाई से मिलता है। भैया जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहते हैं। बड़ा यार उनका जो दर्शन है बड़ा दुर्लभ है, मिला ही नहीं तुम्हें, दुर्लभ है। जो बहुत कठिनाई से मिल जाए तो बड़ा दुर्लभ है। ठीक है, वो फल बड़ा दुर्लभ है, वो फल मिला ही नहीं, बड़ी कठिनाई में मिल रहा है तो वो दुर्लभ है। जहां पर जाया नहीं जा सकता है, जहां पर कठिनाई से जाया जाएगा वो दुर्गम है। दुर्गम मतलब जहां पर बहुत कठिनाई से जा रहे हो वो दुर्गम है। अगम, जहां पहुंचना असंभव है, जहां जाया ही नहीं जा सकता है, वो बेटा अगम है। ठीक है, वो क्या है? अगम है। सुलभ, जो जल्दी मिल जाए, आसानी से मिल जाए, वो सुलभ है। पानी क्या है? सुलभ है। पानी हर जगह मिल जाता है तो पानी सुलभ है। कहीं कहीं पानी भी दुर्लभ है, तो पानी भी कहीं कहीं नहीं मिलता है, बड़ी कठिनाई से मिलता है। तो हर चीज समझ गए हो। दुर्गम का मतलब होता है जहां पर बहुत कठिनाई से पहुंचा जा सके, कठिनाई से जाया जा सके, उसे दुर्गम कहते हैं। दुर्लभ, जो चीज बड़ी कठिनाई से मिले, है ना, उसे दुर्लभ कहते हैं। जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालय, यानी एक कार्यालय से जुड़े हुए कार्यालय हैं, एक विभाग है उससे संबंधित कार्यालय सारे हैं, उनको कौन सा पत्र भेजा जाता है बेटा? याद रखना, परिपत्र भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है? कार्य करने के लिए परिपत्र भेजा जाता है। कंफर्म है? कार्य करने के लिए क्या भेजा जाता है? परिपत्र। निम्न में तद्भव, अंगरक्षक, ये छतरी वाली छा जिन शब्दों में आती है, लगभग 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 कौन से होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। ये जैसे अंध, आधी, नावा सब कुछ है तो वो भी किसमें होते हैं? तत्सम होते हैं। ये वाली सीटी वाली सा भी लगभग तत्सम शब्दों में होती है। तो अचरज कैसा शब्द है? अचरज। अचरज का तत्सम अगर पूछे तो आश्चर्य होता है। बेटा क्या होता है? बोलो आश्चर्य। आश्चर्य इसका तत्सम है। आश्चर्य, आश्चर्य क्या है? तत्सम है। देखो इसमें सिटी वाली सा आ गई तो ये तत्सम है। सिटी वाली सा, ज्ञा से जो होता है ज्ञानी, ज्ञा सब, ज्ञा वर्ण, ये सब आ जाते हैं। और री जहां पर आ जाता है, ये वाला री, जिसमें ये री नीचे लगा होता है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी, ये तत्सम है ना, ये री आ गई। तो ऐसे शब्द हम लोग तत्सम मानते हैं।
तो अचरज हो गया। ठीक है, अचरज एक तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? तो भैया यमक, ये सारे अर्थालंकार है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, ठीक है, ये शब्द अलंकार है जहां पर एक शब्द कई बार यूज हो और हर शब्द का अलग अलग अर्थ हो। यमक अलंकार होता है बेटा, यमक अलंकार होता है। ठीक है, रानी केतकी की कहानी बेटा बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। रानी केतकी की कहानी ईशा अल्लाह खां की कहानी है। किसकी कहानी है? इंसा अल्लाह खां की है। इंसा अल्लाह खां की है बच्चे, ध्यान रखना, इंसा अल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी। अगला, बाचारूपन, बाचारूपन का संधि विच्छेद। तो बाचारूपन कह रहा हूं, देखो ये बचा नहीं है, ये जा है बेटा, बाजारूपन लिखा है। क्या लिखा है? बाजारूपन, बाजारूपन। तो आप समझो, ये बाजार प्लस ऊ प्लस पन, दो प्रत्यय हैं। आपसे कभी भी अगर पूछा जाए ऐसा शब्द जिसमें दो प्रत्यय का उपयोग किया गया हो, दो प्रत्यय का प्रयोग किया गया हो, वो बाजारूपन है, जिसमें ऊ प्रत्यय भी है और पन है। ये मूल शब्द है। ठीक है, तो बाजारूपन का संधि विच्छेद क्या है? तो ए ऑप्शन, बाजार प्लस ऊ प्लस पन, बाजार प्लस ऊ प्लस पन। ठीक है, बाजार प्लस ऊ प्लस पन, बाजारूपन। कहते ना बाजारूपन ना करो यहां। खाना ना पचना, भैया खाना ना पचना तो टेंशन होती है, खाना ना पचना तो टेंशन होती है, यानी चैन ना पड़ना, चैन ना पड़ना, चैन ना पड़ना, बेचैन हो जाएंगे। छा वर्ण किसके योग से बनता है? तो आपको बता दें, छा वर्ण जो है ये का वर्ग का शब्द है, का वर्ग का शब्द है, तो का प्लस खटकोण वाली सा से बनता है। ए ऑप्शन, ये सब तो पता होंगी चीजें। ठीक है, अगला, लंबोदर, लंबोदर लंबा है उदर जिनका, लंबा है, उदर माने होता है पेट, उदर माने क्या होता है बच्चे? पेट। लंबा है पेट जिनका, कौन? अर्थात, अर्थात, अर्थात। जब भी तीसरा अर्थ निकले, जब भी तीसरा अर्थ निकले, तीसरा या विशेष अर्थ निकले, तो हम कहते हैं ऐसा समास बहुब्रीहि समास होता है। ऐसे शब्दों में कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। तो लंबा है उदर जिनका, अर्थात हमने कह दिया क्या? गणेश भगवान। क्या है? गणेश भगवान की बात हो रही है। लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश भगवान, तो कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद की जायसी की पद्मावत है। क्या है? पद्मावत है, कान्हावत है, अखरावट है, ये सब मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। ठीक है, जिसमें जो पद्मावत है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। किस में लिखी गई है बच्चे? अवधी भाषा में लिखी गई है, अवध में लिखी गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत महाकाव्य है, पद्मावत महाकाव्य है, वो किस में लिखी गई है? वो अवधी भाषा में लिखी गई है। बच्चे अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन में आपको जानते हो संस्कृति वह योग्यता है जो, एक पैसेज है, इसको हम लोगों को करना है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विज्ञान की शाखा से, इसको मैं छोड़ रहा हूं, कोई मतलब नहीं है अभी, सरल सा है, इसको कर लेंगे, हम काम की चीजें करते हैं। सिद्धार्थ ने अपना घर क्यों त्यागा? त्यागा उसी से संबंधित है। हाँ, हरिगीतिका, हरिगीतिका जो छंद होता है उसमें यति कितनी मात्राओं पर होती है? 16 और 12 मात्राओं पर होती है। ध्यान रखिएगा, हरिगीतिका, अगर ये क्वेश्चन आता है तो 16-12 याद रखिएगा। हरिगीतिका एक छंद है जिसमें यति कितनी मात्राओं पर होती है? तो आप बताएंगे 16 और 12। ठीक है, मेरे गांव के चारों ओर, स्थान बोधक क्रिया विशेषण है। मेरे गांव के चारों ओर बढ़िया वातावरण है, या मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है, तो मेरे गांव के चारों ओर में पूछा जा रहा है कौन सा पदबंध है? पदबंध है, यानी चारों ओर से में कौन सा पदबंध है? तो आप कहोगे स्थान बोधक क्रिया विशेषण पदबंध है। कौन सा है बेटा? ए ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में प्रेरणार्थक, मैंने कहा था कि दूसरों से काम जो करवाया जाए, दूसरों से काम करवाने वाली क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती हैं। जैसे चलना, तो मैं चलना, लेकिन चलना का अगर होता चलवाना, किसी से चलवाना, चलवाना अगर कह देते तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती। पढ़ना तो क्रिया है, लेकिन पढ़वाना कह देते तो पढ़वाना क्या हो जाता? पढ़वाना हो जाता प्रेरणार्थक क्रिया। बदलना नहीं, बदलवाना। जैसे जगना नहीं, जगाना, जगाना क्या है? जगाना एक प्रेरणार्थक क्रिया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संगम, संगम यानी सम प्लस गम, सम प्लस गम यानी सम से जुड़ा है। इसमें उपसर्ग कौन सा है? सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो
तो भैया डी भाग का चयन कीजिए। भारत, ठीक है, सबसे बड़ा, ठीक है। लोकतांत्रिक नहीं होता है बच्चे, लोकतांत्रिक होता है। क्या है? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक देश है भारत, ये देखो गलत है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? सी वाला। सी वाला गलत है, तो सी ऑप्शन का हम लोग टिक कर लेंगे, सी ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगला। जिसकी पहले कोई आशा ही ना की गई हो उसको हम अप्रत्याशित कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, अप्रत्याशित कहते हैं। बहुत से लोग आशातीत लगाएंगे, गलत हो जाएगा। जिसकी पहले कभी आशा न की गई हो उसे हम अप्रत्याशित कहते हैं। एक बहुत गलती होती है बच्चे, ध्यान रखिएगा, अप्रत्याशित ही लगाएंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, कुंडलियां। कुंडलियां में आप जानते हो, कुंडलियां में दोहा और रोला होता है। कुंडलियां में 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? आपको एक डिटेल बता दें, कुंडलियां में 6 चरण होते हैं। 6 चरण होते हैं। 6 चरण होते हैं, जिसमें पहले के जो 4 चरण होते हैं उसमें दोहा का यूज होता है, उसमें दोहा। अंतिम के 2 चरण होते हैं उसमें रोला का प्रयोग होता है। क्या होता है? रोला का प्रयोग होता है। तो कुंडलियां छंद में 2 चीजें होती हैं, एक तो दोहा होता है और रोला होता है। दोहा और रोला के मिलन से कुंडलियां बनती हैं। ठीक है, 6 चरण होते हैं कुंडलियां में। अगर पूछा जाए चरणों की संख्या क्या होती है तो 6 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन, जिस समास में उत्तर पद के अर्थ, जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे हम क्या कहते हैं भैया? उत्तर पद की प्रधानता होगी तो तत्पुरुष कहेंगे। क्या कहेंगे? तत्पुरुष कहेंगे। अगला क्वेश्चन, एफिडेविट। एफिडेविट को क्या कहते हैं बेटा? शपथ पत्र कहते हैं। जब भी कभी आप कोई गलती कर देते हो, कोई त्रुटि कर देते हो, कोई मार्कशीट खो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो आप शपथ पत्र देते हो, अपना स्वयं का हस्ताक्षर करके एक एफिडेविट बनवाते हो। ठीक है, नहीं मैं जो कह रहा हूं वो सही है, वो शपथ पत्र आपसे मांगा जाता है। ठीक है, उसको हम एफिडेविट कहते हैं। आपको पता है ये शपथ पत्र एफिडेविट को ही कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी एक पैसेज आ गया है जिसमें हम लोग क्या कह रहे हैं, और कितने क्वेश्चन है, लगभग ये लास्ट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन का आंसर दे देना आप लोग। ठीक है, ये होमवर्क के लिए छोड़ के जा रहे हैं हम। इसमें क्या आंसर होगा? ठीक है, कह रहे नीचे दिए गए वाक्य में पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है, इनके बीच के अंशों को 4 भागों में बांटकर 11 लावा की। अजय ये पैरा जंबल है, कौन सा सही है? क्रम बनाना है। क्रम बना के आप ऑप्शन ये नीचे लिए गए हैं, ऑप्शन में कौन सा सही आ रहा है वो टिक करना है। तो ये होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में देना, क्लास कैसी है जरूर बताना, और जरूर बताया करो यार। वीडियो को लाइक किया करो, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ देख रहे हो मेहनत हो रही है आपको, मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ कि बड़ा टाइम ले रहा हूँ आपका टेस्ट कराने में। आपके पास और भी बहुत से काम है, जैसे अभी आपको हिंदी रिवीजन करना है, सब कुछ करना है। ठीक है, तो एक बार सरसरी निगाहों से ऐसा हिंदी का टेस्ट और उसके साथ मैथ का टेस्ट ये बना रहा हूँ, डेली 40 दिन तक चलेगा, जिसमें 5 बजे आपको उपस्थित होना होता है। 5 बजे, 5 बजे से 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है, जिसमें हम पूरा का पूरा टेस्ट कर लेते हैं और अच्छे से कवर होता है, जिसमें आपके सामने पूरा डिटेल, पूरी हर एक चीज में जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक वाइक कर दिया करो और अच्छे से पढ़ाई करो। बेस्ट ऑफ लक। इस बार वर्दी मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए भाई। जो मेहनत कर रहे हैं उनको तो 100% मिलनी चाहिए, जो नहीं कर रहे हैं उनको तो कतई नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल उनको भगा दिया जाए, निकाल दिया जाए यहाँ से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।